IAS में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नवीन विषय वस्तु लेकर के आए हैं, वह है शक और सिथियन। विदेशी जो आक्रमणकारी थे उसमें चार थे, शक और सिथियन थे, पार्थियन और पहल्लव थे, हिंद यवन थे और कुषाण थे। ये चारों जो है भारत में आक्रमण किए और धीरे धीरे कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो इस चारों में सबसे पहला आज हम शक और सिथियन, ये बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं शक करके प्रश्न पूछे जाएंगे, कहीं आपको सिथियन करके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब शक लोग कहाँ से आए थे, किस क्षेत्रों से यह प्रवेश किए भारत में और किन किन क्षेत्रों में इनका साम्राज्य स्थापित हुआ, तो इन सारी प्रश्नों को जवाब देते हुए और इनके वंशावली पर भी चर्चा करेंगे। ये यहाँ पर है, आपको ये भारत का नक्शा है। इस भारत को नक्शा को पहले ध्यान से आप देखेंगे। इस भारत के नक्शा में ये सीर दरिया है और यहाँ पर पामीर है। ये पामीर अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पामीर है, और इधर हिमालयन रेंज है। इसी बीच में खैबर दर्रा है। तो जितने भी ये आपको पार्थियन है, हिंद यवन है, कुषाण है, और अधिक विशेष करके कुषाण इसी खैबर दर्रे से आए थे। लेकिन इन लोगों का जो प्रवेश हुआ इधर से आपको राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, सिंध के क्षेत्रों से ये प्रवेश किए शक लोग। तो इन लोगों का मुख्य जो क्षेत्र था वह यमू दरिया था। यमू दरिया के निवासी थे और यमू दरिया के निवासी होते हुए जो सिथिया और ईरान का जो क्षेत्र था वहीं से ये लोग आए और ये लोग प्रवेश किए भारत की ओर, क्योंकि यहाँ यूची जाति द्वारा इन पर आक्रमण किया गया और इससे बचने के लिए ये लोग भारत की ओर प्रवेश किए। यूची जाति 5 खंडों में विभाजित था। उसमें एक जो है भारत में प्रवेश करने के लिए पहले इनको इन पर आक्रमण किया और आक्रमण करने से ये सिंध के क्षेत्रों से होते हुए ये राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में प्रवेश किए। और इनकी 5 शाखाएं थी। एक शाखाएं अफगानिस्तान में रह गई, 2 शाखाएं भारत में प्रवेश की। 2 शाखाएं में कौन कौन है? एक शाखा उत्तरी क्षत्रप है, दूसरा है पश्चिम क्षत्रप है। उत्तरी क्षत्रप में ये जो है 2 क्षेत्रों में प्रवेश किए। एक तक्षशिला है, यहाँ तक्षशिला दिया हुआ है, और दूसरा जो है मथुरा इनका क्षेत्र हुआ। तो तक्षशिला के जो संस्थापक हुए मावेज संस्थापक हुए हैं, और यहाँ पर मथुरा के जो संस्थापक हुए हगाम, जिसको हगामस कहते हैं, जो संस्थापक हुए। दोनों नामों में से कोई एक नाम आ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तरी क्षत्रप है। शक 2 खंडों में विभाजित हो गया। एक उत्तरी क्षत्रप जिसका एक तक्षशिला है, दूसरा मथुरा है, और पश्चिम क्षत्रप में आपका उज्जैन है, और जिसको मालवा के क्षेत्रों में विशेष करके उज्जैन जो पॉइंट है वहां पर ये लोग आए, और यहाँ पर महाराष्ट्र में नासिक। तो यह ध्यान देने योग्य है कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, शक और सिथियन में उत्तरी क्षत्रप और यहाँ पर पश्चिम क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला है, मथुरा है, उज्जैन है और नासिक है। इसको याद करने के लिए एक और टेक्निक्स है, इसको ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर म से मथुरा है, म से मालवा है और म से महाराष्ट्र है। तो यह 3 म को ध्यान रखेंगे, एक तक्षशिला का ध्यान रखेंगे तो आपको काम चल जाएगा। और यह जो है उत्तरी क्षत्रप का तक्षशिला और मथुरा, पश्चिमी क्षत्रप में मालवा और महाराष्ट्र, 3 म का यहाँ ध्यान रखना है। तो मालवा का जो केंद्र हो गया उज्जैन, और महाराष्ट्र का जो केंद्र हो गया नासिक हो गया। तो यह पश्चिमी क्षत्रप में 2 हो गए और उत्तरी क्षत्रप में 2 हो गए, तक्षशिला और मथुरा। अब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि यहाँ पर तक्षशिला का जो संस्थापक थे वो मावेज थे, मथुरा के जो संस्थापक थे वह हगाम थे, हगामस कहते हैं इसका संस्थापक है। उज्जैन के संस्थापक थे यशोमतिक थे, और जो चस्टन वंश आता है, इनके पुत्र यशोमतिक के पुत्र का नाम था चस्टन, इसीलिए यह चस्टन से ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, चस्टन वंश। लेकिन संस्थापक यशोमतिक, उनके पिता जो थे वही किए थे। और इधर हम आ जाते हैं नासिक।
नासिक महाराष्ट्र के जो संस्थापक थे भूमक थे, ठीक है ना। और यह वंश कहलाता है क्षहरात वंश। यह क्षहरात वंश बहुत प्रसिद्ध वंश हुआ और यह चस्टन वंश भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये दो वंशों की विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्षत्रप शब्द का जो प्रयोग हुआ, भारत में शक लोग ही क्षत्रप है। क्षत्रप का अर्थ होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्षत्रप का अर्थ है गवर्नर। और यह जो है ईरान से आया है, ईरानी से आया है, पारसी इसके जनक हैं। और वहां पर पारसी और ईरान में इसको क्षत्रप प्रणाली को यह श्रेय देने वाला ये पारसी और ईरानी है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आपको इधर आ रहा हूं कि इसका उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला जो है, तक्षशिला जो पश्चिमी पंजाब एवं गंधार के क्षेत्र में ये था। और उत्तरी क्षत्रप के जो संस्थापक हैं मैंने पहले भी बताया कि मावेज हैं। और मावेज के बाद एजेज प्रथम हुए, एजेज के बाद एजिलीसेज हुए और नेक्स्ट हुए एजेज द्वितीय। तो इसमें संस्थापक मावेज थे। एक इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि यह जो थे ये प्रथम शक विजेता थे और इनके साथ महाराज शब्द का प्रयोग किया गया है। महाराज शब्द ये बार बार पूछेगा, हर एक कंपटीशन में इसको पूछा जाता है, विशेष करके बीपीएससी और यूपीएससी में। ईरानी शक शाखा के ये वंशज थे और इनका उत्थान 32 ईस्वी पूर्व में हुआ है। और इन्होंने मावेज संवत दिया था, इसलिए मावेज संवत भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहा। इनका जो व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व था बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। इसके बाद हम आते हैं एजेज द्वितीय, जो आपको उसका एक गवर्नर की चर्चा बार बार आती है, अश्पवर्मन था, जो बाद में गांडोफर्नेस जो पहल्लव और पार्थियन शासक थे उनके गवर्नर हुए। इसकी चर्चा बराबर पूछी जाती है, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया है। मुनिगुल और जीहोनिक भी इसके क्षत्रप कहे गए हैं। तो यह जो है एजेज द्वितीय का यही कंट्रीब्यूशन है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं उत्तरी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में दो केंद्र हो गया, एक तक्षशिला हो गया और दूसरा मथुरा हो गया। इस जो खंड है मथुरा में का जो आपको संस्थापक है हगाम या हगामश है, ये मथुरा के सर्वप्रथम क्षत्रप हुए। राजकुल उसके बाद हुए, जिसके साथ महाक्षत्रप का प्रयोग किया गया है। और लायन कैपिटल अभिलेख में महाक्षत्रप का प्रयोग की चर्चा की गई है। उसके बाद खरोष्ट है और खरोष्ट के बाद सोडास है। यहाँ पर एक शब्द है खरोष्ट, जो है कुछ दिनों के क्षत्रप रहने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और यह जो है यह सोडास जो है पहले जो क्षत्रप था बाद में महाक्षत्रप हुआ है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसके अंतिम मथुरा का अंतिम कौन है? सोडास, जो पहले क्षत्रप था महाक्षत्रप हुआ, क्योंकि खरोष्ट क्षत्रप रहने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और यह क्षत्रप भी रहे और महाक्षत्रप भी। तो दोनों प्रश्न पूछा जाता है, क्षत्रप और महाक्षत्रप कौन थे? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सोडास को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं आता हूं, यह तो उत्तरी क्षत्रप हो गया। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और मथुरा आता है। अब हम आते हैं पश्चिमी क्षत्रप, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पश्चिमी क्षत्रप में विशेष करके रुद्रदामन इसके जो शासक थे। और पश्चिमी क्षत्रप में खास करके आपको नासिक केंद्र का जो नहपान थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये दोनों के बारे में प्रश्न कई आएंगे, मैं इस पर चर्चा करने जा रहा हूं। अब हम आते हैं पश्चिमी क्षत्रप में, इसका जो मालवा कहलाता, मैंने 3 मौ की चर्चा किया है। पहला मथुरा, दूसरा मालवा, तीसरा महाराष्ट्र। तो यह जो है मालवा का केंद्र उज्जैन था और इसके जो संस्थापक थे यशोमतिक थे, जो चस्टन वंश के निर्माता था। लेकिन इनके पुत्र का नाम चस्टन था। ये भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई चस्टन वंश है और संस्थापक यशोमतिक है। तो इस वंश के बहुत प्रसिद्ध राजा चस्टन हुए, इन्हीं के नाम पर यह चस्टन वंश जाना जाता है। लेकिन इसके संस्थापक जो है यशोमतिक है, जो उनके पिताजी थे।
यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चस्टन वंश के संस्थापक यशोमती थे, लेकिन चस्टन उनके पुत्र का नाम था। अब आते हैं, चस्टन के पुत्र का नाम रुद्रदामन था, जिन्होंने राजधानी उज्जैन कर लिया था। ये राजधानी इनका उज्जैन था। और अमात्य इनके जो थे सुविंसाख थे, जिन्होंने सुदर्शन झील को इन्होंने जो टूट गया था उसका वह निरीक्षण कर करके और उसका उन्होंने बनवाया था। यह सुदर्शन झील के बारे में प्रश्न बार बार आता है, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि सुदर्शन झील को बनाने वाले जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक जो थे तुसास्प, जो यवन थे। और मैंने कई बार चर्चा किया, पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो था उनका यवन से था। उनकी शादी जो हुई थी हेलेना से हुई थी। हेलेना यवन से आई हुई थी, सेल्यूकस नाइकेटर की बेटी थी। तो उनका वहां के लोगों को भी इन्होंने पद दिया था, जिसमें एक पद जो है आपको तुसास्प को दिए थे। तुसास्प जो था प्रांतीय शासक महाराष्ट्र का था, ठीक है ना। और इसी की देख रेख में ये नदी का नाम भी यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुवर्ण सिक्ता एवं पलासनी नदियों, दो नदियों के संगम पर यह बांध बनाया गया था। और यह जो नदी है पलासनी नदी है, वो एक्चुअली क्या है, उज्जैन और रवैतक जो पर्वत है, रवैतक पर्वत, उसी पर्वत से यह निकली हुई पलासनी नदी है। यहाँ ध्यान देंगे, पलासनी नदी और सुवर्ण सिक्ता, ये दोनों को आप ध्यान देंगे। सुवर्ण सिक्ता और पलासनी नदी, ये दोनों। अब पलासनी नदी का जो उद्गम है उज्जैन और रवैतक जो है पर्वत से हुआ है। और इसी दोनों के जल को रोक करके दुर्जंत पर्वत पर बांध बनाया गया और उस बांध पर एक जलाशय का निर्माण किया गया। वो जलाशय जो है आपको तुसास्प जो यवन थे और यह महाराष्ट्र के प्रांतीय शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य कालीन था। यह जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुदर्शन झील के बारे में पूछा जाता है। बाद में इसको क्या हुआ कि आपको गुप्त पीरियड में आपको जो स्कंदगुप्त के आपको नगराध्यक्ष थे, जिसका नाम था चंद्रपालित, उन्होंने उसको जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि वह जो है सारे पानी को हटा करके उसकी मरम्मत करवाए और मरम्मत करके वहां पर एक विष्णु मंदिर भी स्थापित किया। और यह जो है चक्रपालित जो है, जो नगराध्यक्ष था, उसी की देखरेख में बनी थी। यह प्रश्न पूछा जाता है और स्कंदगुप्त के पीरियड में हुआ था। इसको जीर्णोद्धार करवाए थे और वह 456 में। तो 3 कालों में यह सुदर्शन झील से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक, सबसे पहला सुदर्शन झील कौन बनवाया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। किसके देखरेख में बनी थी? तो उनके यवन जो थे प्रांतीय शासक जो थे, जिनको उन्होंने नियुक्त किया थे वह यवन के, लेकिन उनको प्रांतीय शासक के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने नियुक्त किया था। और वह नियुक्त जो था उसका नाम था तुसास्प। भूलेंगे नहीं, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और उसी के देखरेख में आपको सुवर्ण सिक्ता और पलासनी नदियों के पानी को रोक कर करके यह जो है सो आपको बनाया गया था सुदर्शन झील, और उस पर पहले बांध बनाया गया। और यह पलासनी नदी जो है उज्जैन और रवैतक पर्वत से इसका स्रोत था। और वहां पर जल को रोक करके दुर्जंत पर्वत पर यह बांध बनाया गया था, जिससे एक झील निकाला गया था। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। उसी का मरम्मत जो है स्कंदगुप्त के चंद्रपालित नगराध्यक्ष था, उन्होंने पूरे पानी को निकाल करके और तब उसकी मरम्मत कर करके और उसका फिर से जीर्णोद्धार कराया। और वही चीज आपको मैं कह रहा हूं, रुद्रदामन के पीरियड में यह जो है अमात्य सुविंसाख
जो है वह सुदर्शन झील जो टूट गया था उसके निरीक्षण में बनवाया गया। यह प्रश्न तीनों पीरियड का प्रश्न ध्यान रखेंगे। यह सुदर्शन झील से संबंधित प्रश्न पूछेगा ही, और खास करके रुद्रदामन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसे एरो दे करके बताया है, इसको ध्यान रखेंगे। और इनका एक और बहुत बड़ा ये थे, एक रुद्रदामन खुद बड़े विद्वान थे, ठीक है, और यह जो है संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और इनके पीरियड में संस्कृत का बहुत उत्थान हुआ था। और एक अभिलेख जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वह है जूनागढ़ अभिलेख, जो कठियावाड़ में अवस्थित है, और यह जो है प्रथम संस्कृत में अभिलेख है, और यह अभिलेख जो है संस्कृत काव्य के रूप में है। जिस तरह से इनका अभिलेख प्रथम अभिलेख संस्कृत में है, उसी तरह से गुप्त पीरियड में समुद्रगुप्त के समय में अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति है जो संस्कृत में है। तो यह दोनों अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अभिलेख जो है संस्कृत काव्य का, प्रथम संस्कृत काव्य का अभिलेख है जो जूनागढ़ अभिलेख कठियावाड़ में है, इसको रुद्रदामन अभिलेख भी कहा जाता है। अब मैं इसकी बात आगे बढ़ा रहा हूं कि यह जो है शक संवत जो 78 ईस्वी में है, इसको शक, सीथियन और यूची संवत भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और यह जो है कि रुद्रदामन इसका प्रयोग करते थे, इसलिए यह शक, सीथियन और यूची संवत भी कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क का राज्यारोहण इसी ईस्वी सन में हुआ था, इसलिए इसको यूची संवत भी कहा जाता है। मैं एक और चीज बतला रहा हूँ रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन के समय में उज्जैन काफी शिक्षा के मामले में बहुत विकास किया था, और इसका उज्जैन एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। इसके बाद इनका एक इनके बारे में कहा जाता है कि भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक भी इनके बारे में कहा जाता है। और एक चीज है, पूरे भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यह घटना है कि द्विराज प्रणाली के बारे में यूपीएससी में और बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये चस्टन और रुद्रदामन, चस्टन इनके पिताजी थे और रुद्रदामन उनके पुत्र थे। चस्टन और रुद्रदामन का सम्मिलित शासन हुआ था। यह सम्मिलित शासन को द्विराज प्रणाली कहते। तो यह द्विराज प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। इनके साथ दो और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि सातवाहन जो शासक थे, वासष्ठी पुत्र पुलवामी को वह 2 बार हराए थे, और उन्होंने जो गिरनार अभिलेख में इसका साक्ष्य है। और ये अपनी बेटी से शादी किए थे। ये आपको वासष्ठी पुत्र पुलवामी को हराने के बावजूद भी वो शादी किए थे, और वह जो है आपको कन्हेरी अभिलेख में उसकी प्रमाणिकता है। और इनकी एक और बेटी की शादी वासष्ठी पुत्र सातकर्णी से हुई थी, इसलिए उनका दामाद भी ये थे। अब मैं आ रहा हूँ इसके पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक में है, और यह इसका पहला जो संस्थापक भूमक है, उसके बाद नहपान है। और यह जो नहपान की राजधानी थी, यह बहुत ही पूछा जाता है मीन नगर, जो भरौच और उज्जैन के बीच में मीन नगर राजधानी में आपको मुख्य रूप से इसकी राजधानी पूछी जाती है। और इनका दामाद जो था कुशाव दत्त और उखव दत्त था, ऋषभ दत्त भी इसको कहा जाता। और इनकी बेटी जो थी दक्षमित्रा थी, यह भारतीय नाम रख ली थी और भारतीय परिवेश को वर्ण की थी। और इसका जो है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। और वहां जोगलथंबी एक जगह है, जोगलथंबी जो नासिक में है, वहां से चांदी के 8000 सिक्के के मृदभांड मिले। और उस मृदभांड में से मिट्टी के बर्तन, उस मिट्टी के बहुत बड़े बर्तन में 8000 सिक्के मिले। और उस सिक्के को उन्होंने क्या किया, अपने नाम से उसको फिर से टंकित करवाया। एक तरफ नहपान का नाम रहने दिया, दूसरे तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी दिया।
इसीलिए दिया क्योंकि लोग यह जाने कि यह जो शासक नापान था उसको हमने हराया है। हमारे बाद के जो वंशज हैं वो गौरवान्वित फील करेंगे और हमारे राष्ट्र के जो लोग हैं वो भी गौरवान्वित फील करेंगे कि नापान जैसा क्रूर दमनकारी जो शासक थे उसको हराने वाला हमारा राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, इसलिए उसको रहने दिया। और एक तरफ नापान का नाम था, दूसरे तरफ इनका नाम था। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। मैं आपको एक चीज और बतलाना चाह रहा हूं कि मैं एक एरो दे करके यह समझाने की कोशिश किया हूं कि यहाँ पर जो है आपको रुद्रदामन के बाद के वंशजों में शक का अंतिम शासक जो है रुद्र सिंह तृतीय, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अंतिम शक शासक कौन थे? तो रुद्र सिंह तृतीय थे और रुद्र सिंह तृतीय को हराने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे। चंद्रगुप्त प्रथम तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हो गए गुप्त काल के बहुत प्रसिद्ध राजा थे जो विक्रमादित्य कहलाए, इन्होंने हराया था। और यह इसलिए मैंने इस एरो को इस तरह से हम ऊपर ले गए हैं। और यह हराने के बाद यहाँ के जो रुद्र सिंह जो थे वह भाग करके मथुरा आ गए थे। यह जो है आपका मालवा से भाग करके मथुरा इनके लोग आ गए और ये लोग भाग गए के यहाँ पर अपना कुछ दिन रहे। तो उसमें पराजित तो ये लोग हुए ही, शक लोग पराजित हुए और ये मालवा से मथुरा भाग के चले आए। और इसमें जो पराजित किए उस को याद रखने के लिए उन्होंने आपको मालव संवत, विक्रम संवत और कृत संवत रखा। और यह जो है 58-57 ईस्वी पूर्व, 57 से 58 ईस्वी पूर्व का जो काल है उसको मालव संवत कहा जाता है, विक्रम संवत कहा जाता है। इसका एक और नाम है कृत संवत कहा जाता है। और इस पर इन्होंने एक सिक्का को जारी किया। वह सिक्का जो है प्रथम बार व्याघ्र शैली के सिक्के मालवा क्षेत्र से में चलवाए। और यह जो है भारत के इतिहास में यह प्रथम है क्योंकि व्याघ्र शैली के सिक्का किसी का नहीं है, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे जो चैनल है प्रणति IAS का शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको बेल आइकन जरूर दबाएंगे। क्योंकि मंदिर में अगर आप जाते हैं तो मंदिर में आप अगर भगवान को पूजते हैं, नमन करते हैं तो उसके बाद से बेल जरूर दबाते हैं, मीन्स घड़ी घंटा को जरूर दबाते हैं। उसी तरह से ये भी एक पवित्र कार्य है और इस पवित्र कार्य को जरूर बेल आइकन दबाएंगे। मैं आपको इस पर प्रश्न भी आपको दे रहा हूँ, हर एक चैप्टर वाइज हम प्रश्न को भी दे रहे हैं, इसलिए आप लोग उसको बनाएंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।